हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनसाइड आवर अर्थ। जैसे हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बात की थी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सभी चीज़ों की हम लोगों ने बात की थी। तो अब अर्थ के अंदर एक बार हम लोग देखते हैं कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो अर्थ में सबसे ऊपर की सरफेस जो लिथोस्फेयर जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वो रियलिटी में होती है क्रस्ट। अर्थ अपनी बनी कैसी है? ये कंसेंट्रिक लेयर्स से बनी हुई, जैसे अनियन होता है, प्याज होती है, जिसको आप जब छीलते हो तो अंदर से कई सारी लेयर्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप एक एक लेयर हटाओगे तो नीचे नई फ्रेश लेयर आपको दिखती जाएगी। उसी हिसाब से कुछ ऐसी कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं इसमें, जिसका एक सेंटर यहाँ पे है और बाकी सारी लेयर्स ऊपर बनी हुई हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है वो आपकी कही जाती है क्रस्ट। उसी पे आपका होता है लिथोस्फियर। ये लेयर जो होती है सबसे पतली होती है, बाकी जो लेयर्स मैं बताऊंगा उन सभी में सबसे पतली होती है। मेन बेसिकली आप ये जान के रखिए कि क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है। 3 लेयर्स होती हैं अपने अर्थ में। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर्स। जो क्रस्ट है वो हम लोग की सबसे पतली लेयर है, जो बाकी दोनों लेयर्स हैं उनसे सबसे पतली है ये। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही फैली है नीचे की ओर। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो 35 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट आपको मिलेगी, उसके बाद दूसरी लेयर आपकी आ जाएगी। और ये भी कहाँ पे है? ये कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर है। जिन जगहों पे आप रह रहे हो, जो लैंड एरिया है उस जगह पे है। जो आपका हाइड्रोस्फीयर के नीचे वाला जो सरफेस है, जो मतलब ओशियनिक जो फ्लोर्स हैं, ओशियन वाले जो फ्लोर्स हैं, उनसे आप देखोगे तो खाली 5 किलोमीटर ही कई जगह पे आपको गहराई मिलेगी। मतलब क्रस्ट जो है, ये देखिए, आप पहले ये समझिए। यहाँ मान लीजिए आपका कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है, ये आपका कॉन्टिनेंटल मास हो गया। अब यहाँ से उतर के आपका जो सी लेवल वगैरह वगैरह बताया था ना मैंने आपसे, जहाँ से एल्टीट्यूड और डेप्थ नापते थे, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल मास होगा। अब ये मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ हाइट होगी, है ना, तो उस हाइट के हिसाब से एवरेज वगैरह लेके आप लोगों का 35 किलोमीटर इसकी डेप्थ आती है। यहाँ पे मान लीजिए जो क्रस्ट होगा, यहाँ का जो क्रस्ट होगा उसकी डेप्थ यहाँ पे लेके करीब करीब 35 किलोमीटर आती है। और वहीं पे अब जब हम लोग ओशियन वाले फ्लोर पे चले जाएंगे तो यहाँ का जो लैंड एरिया है, जो ओशियन फ्लोर का एरिया है, यहाँ से जो क्रस्ट की निचाई होगी वो कम नहीं हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ तो कितना लंबा यहाँ पे डेप्थ आ रही थी, लेकिन यहाँ की डेप्थ कम हो जाएगी, तो ये 5 किलोमीटर तक ही जाएगा ये जो है आपका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह सिमिलर है, हर जगह अलग अलग होता है, एवरेज के लिए लिया जाता है। तो जो अपने कॉन्टिनेंटल मास हैं वहाँ पे कई जगहों पे 35 किलोमीटर मिलेगा, कहीं 30 मिलेगा, कुछ इस तरह से आपका चलेगा। और जो आपका ओशियन फ्लोर्स है वहाँ से अगर आप डेप्थ निकालोगे क्रस्ट की तो वो 5 किलोमीटर आपको मिलेगी। अब ये कॉन्टिनेंटल मास और ओशियन फ्लोर, ये है क्या? ओशियन वाला मास ये है क्या चीज़? इसमें क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल मास जो होता है वो कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलके ये मास आपका बना हुआ होता है। कैसे वो मिनरल्स होते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? ये होते हैं सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, तो जो आपका कॉन्टिनेंटल मास बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिना। ये मैक्सिमम अमाउंट में आपके मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सियाल। सिलिका का SI ले लिया गया, एल्यूमिना का AL ले लिया गया और उससे बन गया ये सियाल। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉन्टिनेंटल मास। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अब कॉन्टिनेंटल मास है, आपने देख लिया कि ये किसका एरिया है? क्रस्ट का, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया हो गया अपना, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। अब द ओशियनिक क्रस्ट जो दूसरा वाला यहाँ वाला जो है, अब ये आपकी जो डेप्थ होगी इसको हम लोग पूरा को क्या बोलेंगे? ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट का ही तो पार्ट है ना, तो ये ओशियनिक फ्लोर था तो ओशियनिक क्रस्ट हो गया ये। अब ओशियनिक क्रस्ट किस चीज़ से बना होता है? तो ये बेसिकली आपका जो है मेनली इसमें 2 मिनरल्स इसमें जो होते हैं, मैग्नीशियम होता है और सिलिका होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आयरन भी होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है। आयरन भी थोड़ा बहुत होता है इसमें। तो सिलिका और मैग्नीशियम इसमें मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सीमा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला था वो सियाल था, और ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सीमा है। सीमा क्यों? सिलिका से SI ले लिया और मैग्नीशियम से Ma ले लिया, तो सीमा यहाँ पे बन गया। अब ये हम लोग का हो गया क्रस्ट का जो बेसिक था। यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ये सब वगैरह इस फिगर में
दिखाया भी गया है। ये देखिए लैंड एरिया है, यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट के नीचे का ये जो पार्ट है ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। यहाँ पे आपका ओशियन है, ओशियन के नीचे जो फ्लोर है वो आपका ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे पूरा नीचे गया होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं विच इज़ मेंटल। उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ कि आपको रेडियस याद है, अर्थ की रेडियस आपको याद है? 6371 किलोमीटर की मैंने आपको रेडियस इसकी बताई थी। ठीक है, जो अपने अर्थ की रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी वो 6371 किलोमीटर की है। इसमें से मात्र 35 किलोमीटर तक करीब करीब आपका क्या आया है? आपका क्रस्ट आ गया है। अब इसके बाद जहाँ हम लोग चल रहे हैं मेंटल की ओर, तो मेंटल जो है आपका वो करीब करीब 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है नीचे। 35 किलोमीटर के बाद, मतलब क्रस्ट के बाद वाली जो लेयर है मेंटल, वो 2900 किलोमीटर डेप्थ तक और नीचे जाता है। और जो ह्यूमन पॉसिबली जो डेप्थ खोद पाया है अभी तक, तो जो सबसे डीपेस्ट माइन है आज तक की वर्ल्ड की, वो साउथ अफ्रीका में प्रेजेंट है और खाली 4 किलोमीटर की है। अब सोचिए 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही है आपका, मतलब क्रस्ट ही आपका करीब करीब अगर ओशियन फ्लोर पे भी खोदा जाए तो 5 किलोमीटर तक है, और आज तक आदमी खोद कितना पाया है? 4 किलोमीटर। ठीक है, इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तक भी इंजीनियर्स ने होल खोद रखा है। लेकिन ये भी करने के लिए इनको बहुत मशक्क़त लगती है, इसके नीचे शायद ये जा भी ना पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को अंदर की लेयर्स के बारे में कुछ जो उसकी फीचर्स होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा हम लोग इसको पता कर पाते हैं। डायरेक्टली हम लोग इसको देख के नहीं पता करते हैं, हम लोगों को ये सब एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से मालूम चला है। अब सोचिए अर्थ की रेडियस इतनी है तो हम लोगों को कितने किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा? करीब करीब 6000 किलोमीटर हम लोग नीचे जाएंगे, तब कहीं जाके हम लोग आस पास पहुँचेंगे कोर के, ये सॉरी आपके जो अर्थ के सेंटर की तरफ। फिर भी हम लोग सेंटर पे पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग ओशियनिक क्रस्ट जो है वहाँ से अगर हम लोग छेद करते हैं और 6000 किलोमीटर का छेद करते हैं, तब जाके कहीं हम लोग तब जाके हम लोग सेंटर तक अर्थ के पहुँच सकें। तो चलिए हम लोग अब मेंटल की बात करते हैं। तो मेंटल जो है अपना वो कितनी डेप्थ तक गया हुआ है? 2900 किलोमीटर। जितनी भी जगह ये बताया जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपकी डिस्टेंस ये बताई जा रही है डेप्थ की, तो डेप्थ की डिस्टेंस हर जगह पे सिमिलर नहीं है, ये एक एवरेज नंबर लिया जा रहा है। कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, कहीं पे हो सकता हो खाली 2700 किलोमीटर हो, कहीं हो सकता हो खाली 2000 किलोमीटर हो, और कहीं पे हो सकता हो 3100-3200 किलोमीटर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एवरेज संख्या लेके बताई जाती है। तो 2900 किलोमीटर की डेप्थ लगभग सब जगहों पे मौजूद है आपकी क्रस्ट के नीचे। ठीक है, क्रस्ट का 35 किलोमीटर हो गया आपका, ये जो ऊपर की क्रस्ट थी ये 35 किलोमीटर की हो गई। अब ये मेंटल वाली जो लेयर है ये आपकी करीब करीब 2900 किलोमीटर गई हुई है। ये जो आपकी मेंटल लेयर है इसमें एक मिनरल होता है ओलिवीन, इसमें ज़्यादा ये रिच होता है। इसके बारे में आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इसके बाद वाली जो अपनी लेयर थी, इसके बाद देखिए कौन सी है? कोर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो कोर वाली लेयर है ये आपकी फैली, ये इसकी डेप्थ लगभग है 3500 किलोमीटर। ये जो इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग कोर कह रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है? 3500 किलोमीटर। रेडियस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये देखिए आप एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म होगा, और यहाँ से आप सेंटर से जब इसकी एक दूरी नापेंगे सरकमफ्रेंस की, तो ये आपकी डेप्थ ही तो है यहाँ पे, है ना? तो ये रेडियस ही तो बनी इसकी, इसलिए यहाँ पे रेडियस इसकी बोली जा रही है। ये 3500 किलोमीटर है। तो अब सोचिए 35 हो गया आपका क्रस्ट, 35 के बाद आपका 2900 हो गया आपका मेंटल, और 2900 के बाद 3500 हो गया आपका क्या? कोर। ठीक है, तो इन सभी को आप जोड़ दोगे तो करीब करीब आप 6000 के आसपास पहुंच जाओगे नंबर में, फिगर में। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है जो कोर है बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है। वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रेशर क्यों हाई होता है? जो इसके ऊपर जो लेयर्स हैं उनमें रॉक्स जो प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर की ओर प्रेशर को डालती हैं। अब किसी चीज़ के ऊपर आप सोचिए, आपके ऊपर 2-4 लोग अगर खड़े हो जाएं तो कितना आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो उस हिसाब से सोच लीजिए कि आपकी जो रॉक्स हैं करीब करीब 2900 + 35 इतने दूर तक की जो रॉक्स हैं
पूरी तरीके से प्रेशर डाल रही हैं किसके ऊपर, ये जो कोर है आपका। तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होगा और आपकी जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें जो मिनरल्स बेसिकली इसमें प्रेजेंट हैं मेनली, वो कौन कौन से हैं, निकल है और आयरन है। तो निकल का फॉर्मूला क्या होता है, Na यहाँ पे ले लिया गया उससे, और आयरन का क्या होता है, फेरस, तो उसका Fe ले लिया गया। तो इससे हम लोग का बन जाता है नया वर्ड नीफे। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो किससे बना था, सियाल से, और जो ओशियनिक क्रस्ट था वो आपका सीमा था, और ये जो आपका कोर है ये बना है आपका नीफे से। ठीक है, निकल और आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब अगर हम लोग अर्थ को एज अ स्फेयर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, पूरा एक स्फेयर यहाँ पे ये जो अर्थ है आपका एक स्फेयर की तरह हम लोग अगर ले रहे हैं, तो उसमें जो क्रस्ट आपका बन रहा है 35 किलोमीटर तक की दूरी का, थोड़ी दूर का, और 5 किलोमीटर तक की दूरी का ओशियनिक क्रस्ट वाला, तो ये आपका बना रहा है कितना, खाली 1% भाग बना रहा है आपके अर्थ का टोटल। अगर उसका वॉल्यूम लिया जाए, एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है स्फेयर का, 4/3 πr³। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर का। तो जब इसमें आप इसका फॉर्म जो है आप यहाँ पे रेडियस रख के देखोगे अर्थ की, 6371 किलोमीटर की जो रेडियस है उसको अगर आप रख के देखोगे तो आपको वॉल्यूम स्फेयर का मतलब अपनी अर्थ का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। उस वॉल्यूम का आप जब 1% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रस्ट का वॉल्यूम। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है सबसे यहाँ वाली, इसका वॉल्यूम आपको तब मिलेगा, और ये होगा किसके सिमिलर, 1% के पूरे टोटल अर्थ की वॉल्यूम के। और जो आपकी इसके बाद वाली लेयर है ये वाली मेंटल, ये आपका परसेंटेज कितना बनाती है, 84। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 1%, ये हो गई आपकी 84%। तो टोटल वॉल्यूम जो आपके अर्थ का होगा उसका 84% मेंटल में प्रेजेंट है। ठीक, और इसके बाद का बचा 15% करीब आपका बनाता है क्या, कोर। तो यहाँ जो सबसे अंदर प्रेजेंट है कोर, ये आपकी टोटल अर्थ के वॉल्यूम का 15% को अपने पास रखती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या चीज़ है। तो द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हम लोग जिस पे रह रहे हैं, जिस लिथोस्फीयर पे रह रहे हैं, हार्ड सरफेस जो है वो अपना क्रस्ट है वो किस चीज़ से बना है, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से। रॉक्स क्या होती हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो जो मिनरल्स, यही आपको मैं जो बता रहा था, सियाल, सीमा, ये सब वगैरह, इन सब मिनरल्स से मिलके आपकी रॉक्स वगैरह बनी होती हैं। नेचुरली ये प्रेजेंट होते हैं आपके इन सब जगह पे, ठीक है, आपके क्रस्ट में, और इन्हीं से आपकी रॉक यहाँ पे प्रिपेयर रहती है। और रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब जो रॉक्स होंगी वो जिन रॉक्स से बनी होंगी, जिन मिनरल्स वगैरह से बनी होंगी, तो जो उनकी पेरेंट रॉक्स वगैरह होंगी उसी के बेस पे उसका कलर डिसाइड होगा, उसका साइज डिसाइड होगा, और उसका टेक्सचर किस तरह का होगा, खुरदरा है, स्मूथ है, साफ है, कैसा है, वो सब आपका डिसाइड होगा, उसकी मतलब प्रॉपर्टीज़। अब रॉक्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो 3 इसके मेजर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहले आप इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का मतलब समझिए। तो इग्नियस जो होता है वो एक लैटिन वर्ड है, इग्निस मीनिंग फायर। ठीक है, इग्निस एक मारुति की कार भी आती है, आपने देखी होगी, तो वही वर्ड है यहाँ पे लिया गया है, इग्निस। ये कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री आपका इग्निस हो गया, इग्नियस। अब सेडिमेंट्री देखते हैं, तो सेडिमेंट्री का क्या मतलब है, सेडिमेंट्री प्रोसेस वगैरह भी आपने देखा होगा, जहाँ पे इकट्ठा करने की कुछ प्रोसेस इस तरह की होती है ना, तो ये चीज़ आप दिमाग में हमेशा डाल के रखिएगा यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक पढ़ते हुए। तो सेडिमेंट्री का मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। ठीक है, बैठ जाना, तलहटी पे बैठ जाना, कुछ इस तरह से आप मतलब अपने दिमाग में सेंसेस का लीजिए। अब नेक्स्ट आपका क्या है, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, ओरिजिन है इसका, जिसका वर्ड क्या है, मेटामॉर्फोज। इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो जब फॉर्म का चेंज होगा, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्जन हो जाएगा, वहाँ पे मेटामॉर्फिज्म आ जाएगा, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। विन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, जब एक वॉल्केनो आपका, ये मान लीजिए वॉल्केनो है, यहाँ से इसके माउथ से आपका जब
मैग्मा बाहर आएगा और वो कूल होके सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। जब वो बाहर आएगा तो थोड़ा बहुत लिक्विड रहेगा, है ना। जब वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा जैसे बाहर आएगा वो ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉक्स में। जब सॉलिड हो जाएगा तो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। और इन्हीं को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कह देते हैं कि सबसे अगर हम लोग प्रीमॉर्डियल तरीके से देखें तो जो रॉक्स बनी होंगी वो कुछ इसी तरह से आपकी मैग्मा से बनी होंगी, इसी के लिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स कह देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब जो अपनी की इग्नियस रॉक्स होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। कैसी कैसी? इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं क्या? तो ये जो आपने तरीका देखा, जो आपका यहाँ पे आपका मैग्मा बाहर वॉल्केनो के निकल के आ जाता है, आप गूगल करके देखोगे एक बार कि वॉल्केनिक इरप्शन किस तरह से होता है तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें मैग्मा बाहर की ओर जो निकलते हुए वाली फ़ोटो देखेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है और उसको समझना है। उसमें जो बाहर निकल के आपका मैग्मा आपकी अर्थ की क्रस्ट के जो ऊपर के साइड में सरफेस के ऊपर जहाँ पे आप रह रहे हो उस पर अगर आके सॉलिडिफाई हो रहा है, ठंडा हो रहा है, रॉक फॉर्म कर रहा है, तो वो होगा आपका कौन सा? एक्सट्रूसिव रॉक वहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, वहाँ पे आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बन रही है। अब क्योंकि ये सरफेस पे आके ठंडी हो रही है तो थोड़ा जल्दी ठंडी होगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, गैसेस डिफरेंट प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा जल्दी आपकी हीट जो होगी डिसिपेट हो जाएगी, जल्दी से ये थोड़ा ठंडा होगा। इस वजह से यहाँ पे जो रॉक्स हैं आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स जो बन रही हैं वो वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होंगे। उनके जो उसमें स्ट्रक्चर बनेंगे ग्रेन्स के, छोटे छोटे एकदम पीसेस टाइप के बनेंगे उसमें। इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो बेसाल्ट एक रॉक होती है, वो आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की एक एग्जांपल है। अब हम लोगों की कंट्री में जो आपने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा था उसमें बेसिकली जितने भी प्लेट्यूज वगैरह प्रेजेंट हैं मैक्सिमम आपके बेसाल्टिक रॉक्स के बने हुए हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका किस चीज़ का बना है? वो भी आपका बेसाल्ट रॉक्स का बना हुआ है। आपके जो ओशियनिक फ्लोर्स वगैरह होते हैं ये सब भी मैक्सिमम आपके बेसाल्टिक रॉक्स के बने होते हैं। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। अब ये मैग्मा मान लीजिए बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, ये बाहर इस तरह से नहीं निकला, ये कहीं, ये इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ से कहीं से ये जिस तरह से इस तरह से कुछ आपका बाहर आने के लिए जा रहा है। अब ये बाहर ना आके यहीं पे रुक जाए अंदर ही, है ना, इतना फोर्स इसमें ना हो कि ये बाहर आ पाए और यहीं पे रुक जाए, यहीं पे सॉलिडिफाई होने लग जाए। तो यहाँ इस तरह से जो क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोल देंगे। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। क्योंकि ये अब एटमॉस्फेयर के टच में तो है नहीं, बाहर निकले नहीं, तो ये जो इनकी कूलिंग की प्रोसेस होगी काफ़ी ज़्यादा धीमी होगी। इस वजह से जो इनके ग्रेन्स होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। अब इसमें इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। आपके घरों में जो अगर आप गांव वाले घरों पे कभी रहे हों, देखा हो आपने, हो सकता हो आज के समय में भी आपके यहाँ हो, तो जो पीसने के लिए, कूटने पीसने के लिए जो सिलवट्टा जिसको बोलते थे जो यूज़ होता था, उसमें जो आपके जो ऊपर से उसको पीसने के लिए यूज़ होता था, पूरा जो बना होता था जिस स्टोन का, वो आपका ग्रेनाइट होता था। ठीक है, तो ग्रेनाइट किस लिए यूज़ होता है? ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स ऑफ आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो जो इसकी ग्रेन्स बनी होती हैं वो किस चीज़ की? ग्रेनाइट की बनी होती हैं। अब चलिए, इस तरह से कुछ रॉक्स तो आपकी बन गई, मान लीजिए एक्सट्रूसिव तरीके से बनी हो या इंट्रूसिव तरीके से बनी हो, तो आपकी रॉक्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अब ये रॉक जो होंगी ये रोल डाउन करेंगी कहीं पहाड़ वहाड़ से, जो आपने लैंडस्लाइड्स वगैरह देखे होंगे कभी, तो उस तरह से कुछ रोल डाउन करेंगी, कहीं पे आगे बढ़ेंगी, उसमें क्रैक्स वगैरह आएंगे, एक दूसरे को हिट करेंगी, कहीं रॉक्स अगर ढनक की किसी दूसरी रॉक के ऊपर लड़ेगी, हिट करेगी, है ना, तो इस तरह से कुछ वो टूट टाट के नीचे गिरेंगी। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स उनके हो जाएंगे। अब ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, ये इनके जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। तो जो इनके भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्स कह देते हैं। और इन सेडिमेंट्स को विंड, वाटर, इन एयर, मतलब ये विंड, वाटर और इन्हीं सब चीज़ों की जो रिवर वगैरह हो गई आपकी, ये सब आपकी ट्रांसपोर्टेशन करेंगी, इनको कहीं पे आगे ले जाके डिपॉजिट कर देंगी। ठीक है, तो डिपोजिशन इनका हो जाएगा। अब जब डिपोजिशन होगा तो एक ही जगह पे लगातार डिपोजिशन हो रहा है तो सेडिमेंट्स वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे।
दीज लूट्स सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो अब धीरे धीरे जब वहीं पे एक ही जगह पे डिपोजिशन लगातार चल रहा होगा तो कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, जो सेडिमेंट्स होंगे वो आपस में दबने लग जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, जिससे कोई रॉक की लेयर की फॉर्म में वो चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यूज हुई, इसलिए आपकी जो इस तरह की जो प्रोसेस से आपका रॉक बन रही है उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कह दे रहे हैं। इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्यों? सैंडस्टोन जो होता है वो आपकी सैंड की ग्रेन्स से बना होता है। इसकी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से आपका जब ये कंप्रेस होगा, हार्डन होगा, उससे आपका ये रॉक बनेगी, इसलिए सैंडस्टोन यहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं पहले तो ये जानिए। तो फॉसिल्स होते हैं आपके द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। अब मान लीजिए इन रिवर्स वगैरह में कोई जानवर, एनिमल आपका फिश वगैरह ही मान लीजिए मर गई है ना, तो वो इन्हीं जो स्मॉल जो आपके फ्रेगमेंट्स आगे ले जाए जा रहे थे रॉक्स वगैरह के, उन्हीं के साथ वो भी बहती हुई कहीं पे चली गई और उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद जो उसकी बोन्स वगैरह बची वो उसी में जाके जो आपकी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस जहाँ पे हो रही थी, जो पार्टिकल्स वहाँ पे कंप्रेस हो रहे थे, हार्डन हो रहे थे, उसी में वो भी दब के कंप्रेस होके और हार्डन होके रॉक के फॉर्म में वो भी कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका कन्वर्जन हो रहा है ये आपकी फिश का या एनिमल्स का इसी तरह के या प्लांट्स के रिमेन्स का, उसी को हम लोग फॉसिल्स कह देते हैं, ठीक है। ये फॉसिल्स आपके हार्डन हो जाते हैं कंप्रेस होके, इसीलिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, किसके? प्लांट्स के, एनिमल्स के, ठीक है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, ठीक है। तो जहाँ पे ये रॉक्स वगैरह बन रही होंगी वहाँ पे आपके इन सब चीज़ों के फॉसिल्स भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस तरह से कुछ आपकी इग्नियस रॉक्स भी बन गई और सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन गई। तो अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनी हैं, हो सकता हो उनके ऊपर कभी बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर उन पे आ जाए, दोनों साथ में मान लीजिए आ गया, ग्रेट हीट उनके ऊपर आ गई और बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ गया, जैसे आपके अर्थ के कोर के ऊपर पड़ रहा था मेंटल और क्रस्ट की वजह से। तो वैसे ही समझ लीजिए कि इनके ऊपर कभी हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे आपकी जो इग्नियस होगी या सेडिमेंट्री रॉक होगी, कोई भी होगी, दोनों में से कोई भी हो, इनके ऊपर अगर कोई ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ रहा है तो उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगी किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये और ज़्यादा हार्डेंड और कंप्रेस्ड वर्जन होता है, एक हिसाब से समझ लीजिए आपकी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स का। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं उनका एग्जांपल के लिए जो क्ले होता है आपका वो चेंज हो जाता है किसमें? स्लेट में। तो स्लेट आपका क्या हुआ? एक मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। लाइमस्टोन होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? मार्बल में, जो आपके घरों में लगता है, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? मेटामॉर्फिक के। अब जो रॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए रॉक्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। जैसे आपने अभी तो वो एक रॉक देख ली जिससे आप यूज़ कर रहे थे किसमें? चटनी वगैरह, मसाला वगैरह पीसने के लिए जो आप यूज़ कर रहे थे, है ना। और बाकी क्या यूजेस होते हैं? जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं रोड्स वगैरह बनाने के लिए, जो कंक्रीट वगैरह उस पर पड़ा रहता है। फिर हाउसेज वगैरह बिल्ड करने के लिए, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप रॉक्स का यूज़ करते हो। कई बार आप लोग गेम खेलने के लिए भी स्टोन्स वगैरह का यूज़ करते हो, यहाँ पे कुछ गेम्स दिए हुए हैं, है ना। अब जो आप यहाँ पे दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये भी आपने सुना होगा कोई ना कोई रॉक से ये भी बनी हुई हैं। तो ये आपका रेड फोर्ट है, ठीक है, और इधर आपका ताजमहल है। रेड फोर्ट आपका जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन क्या था? सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक था, है ना, जो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनी जो आपकी रॉक थी सैंडस्टोन वाली, है ना, तो वो सेडिमेंट्री रॉक थी ना। तो ये जो रेड सैंडस्टोन है आपका एक सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है। और जो ताजमहल बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वाइट मार्बल से। मार्बल देखिए किस चीज़ का था? मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक था। अब इस तरह से तीनों रॉक्स तो आपने देख ली कि इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है या किस तरह से वो बनती हैं। ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली, ये प्रोसेस। अब आप लोग क्या जानते हो, इस चीज़ को आप लोग जान के सरप्राइज भी होगे कि ये जो सभी रॉक्स हैं ये आपस में चेंज भी हो सकती हैं, इंटरचेंज भी हो सकती हैं। तो वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप्स अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। ऐसा कुछ इनकी
साइकिल चलती रहती है, और इसी को हम लोग रॉक साइकिल कह देते हैं। अब रॉक साइकिल है क्या, मान लीजिए आपका ये वॉल्केनो है, यहाँ से कोर से आपका मैग्मा बाहर निकलता है। जो कोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में प्रेजेंट आपका मैग्मा है, वो बाहर निकलेगा। तो मैग्मा जब अर्थ की सरफेस पे बाहर आ जाएगा तो ये जो आपका लावा होगा, रेड एकदम आपका मॉल्टेन लावा होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल होके सॉलिडिफाई होने लग जाएगा और फॉर्म करेगा किसका, इग्नियस रॉक्स का। अब इग्नियस रॉक्स जो होंगी वो कुछ फैक्टर्स की वजह से, आपके इरोजन वगैरह की वजह से ये टूट टूट के छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी किसके द्वारा, जो आपने वाटर, एयर, विंड वगैरह ये सब देखा था, उनके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट करके आगे कहीं पे सेडिमेंट्री प्रोसेस उसमें लग के आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। तो इग्नियस रॉक से आपका सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट से ट्रांसपोर्ट करा के आपका सेडिमेंट्री रॉक कुछ इस तरह से बन गई। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक होगी, ये बहुत ज़्यादा जब इसके ऊपर हीट या प्रेशर जब पड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। मेटामॉर्फिक का क्या मतलब था, चेंज ऑफ फॉर्म, किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कब बनेगी, जब कोई ग्रेट हीट या प्रेशर उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा हीट या प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा। तो इस तरह से आपके मेटामॉर्फिक रॉक ये बन जाएगी। अब डायरेक्टली अगर इग्नियस रॉक के ऊपर ग्रेट हीट और प्रेशर लग जाएगा तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो डायरेक्टली इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है और सेडिमेंट्री रॉक से भी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन रही है। अब ये क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई आपके कोर में क्या प्रेजेंट है, जो कोर है आपका वहाँ पे मैग्मा ही तो प्रेजेंट है, वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो वहाँ पे जो आपका मटेरियल प्रेजेंट है वो सॉलिड वहाँ पे नहीं है। तो ये जो मैग्मा इस पे बन जाएगा वो वापस से आपका वॉल्केनोस के द्वारा बाहर लाया जाएगा और लावा उसका जो होगा वो कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, वापस से आपका इग्नियस रॉक बनाएगा। कुछ इसी तरह से प्रोसेस ये लगातार चलता रहेगा। अब बीच में देखिए सेडिमेंट्री रॉक है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अगर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो डायरेक्टली हो सकता है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए और बाहर आ जाए, कुछ इस तरह से वापस से आपकी यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो जाए, है ना, ये भी हो सकता है। या आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये भी ये मैग्मा में कन्वर्ट ना होके यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसके ऊपर हो सकता हो कुछ ऐसे इरोजन्स के फैक्टर्स वगैरह लग जाएं तो यहाँ पे ये भी अपने सेडिमेंट्स में टूट सकती है, छोटे पार्टिकल्स में, इस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट सकती है और फिर इसमें सेडिमेंट्री प्रोसेस लग के आपका सेडिमेंट्री रॉक वगैरह बन सकती है, फिर इससे वापस से आपकी साइकिल कंप्लीट हो सकती है। तो कुछ इस तरह से आपकी रॉक साइकिल कंप्लीट होती है, चलती रहती है। जो रॉक्स होती हैं आपकी वो बनी किस चीज़ की होती हैं, तो डिफरेंट मिनरल्स की बनी होती हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, क्या होते हैं वो, जिनकी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और कुछ एक निश्चित उनका केमिकल कंपोजिशन होगा। तो कौन कौन से अमाउंट में, कितनी अमाउंट में आपका कुछ केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो डेफिनेट होगा और उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। अब मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, जो मिनरल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए। क्यों, हम लोग उसको बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग फ्यूल्स के लिए उसको यूज़ करते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें आपकी क्या हैं, ये सभी आपके मिनरल्स ही हैं। इनको हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल्स की तरह अपने यूज़ के लिए। फिर इनको हम लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी जो मिनरल्स होते हैं यूज़ करते हैं, कैसे आयरन वगैरह यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स वगैरह के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाकी हम लोग की बॉडी को आपने पढ़ाई था न्यूट्रिएंट्स उसके होते हैं, उसमें मिनरल भी एक पार्ट होता है। अब आप लोगों को एक काम करना है कि आप जितनी भी ये रॉक्स आपने पढ़ी हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इनका एक बार आप लोग गूगल खोलिए और उस पर एक बार फिगर अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या इनके कुछ क्रिस्टल्स में क्या चेंज आपको दिखाई पड़ रहा है, किस तरह के इनका फॉर्मेशन प्रोसेस आपको देखने में, देख के आपको क्या फील हो रहा है उनकी फ़ोटोज़ को देख के, है ना। तो ये चीज़ आप लोग जानने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।